मैं कैलाश स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं अनिमेश 2.0 के अंदर। आज के सोशल स्टडीज़ के अंदर अपन वापस से ग्लोरियस इंडिया के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमने किए थे। इसका मतलब वैकल्पिक वो जो है अतिलोकात्मक क्वेश्चन है, हमने उसको उसी जो सीरीज थी 51 क्वेश्चंस की, हमने उसको पूरा किया था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, जो कि 10 लघुत्तरादर्श लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उसके माध्यम से हम इस पहले चैप्टर को पूरा करेंगे। तो पहले मैं आपको 10 जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम अपने उसकी बात करते हैं, कौन कौन से 10 क्वेश्चंस हैं। पहला है कि मौर्य समाज की जो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था है उसका स्पष्ट करना है। फिर मौर्य समाज की प्रांतीय प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी, मौर्य समाज के नगर प्रशासन को समझाना है, फिर उसके न्याय व्यवस्था को समझानी है और समाज को समझाना है, और समुद्रगुप्त का योगदान बताना है, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में समझाना है, गुप्त समाज के बारे में बताना है, हर्षवर्धन की पर टिप्पणी लिखनी है, और शोल कला जो है उस पर अपने को टिप्पणी बतानी है। ये जो 10 क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन 100% जो है वो नहीं जाएगा। तो आप इन 10 क्वेश्चन को एकदम लर्न बाय हार्ट कर लें, एकदम कंठस्थ याद कर लें। लगातार वीडियो को वॉच करें 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक कि आपको इसको दिमाग के अंदर पूर्ण रूप से जब सेट ना हो जाए तब तक आप इसे क्या करते रहिए, इन वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए। तो अपन बात करते हैं पहले मौर्यकालीन केंद्र प्रशासन की। इसके अंदर केंद्र प्रशासन के अंदर जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी, उसके अनुसार जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 विभाग थे, और टोटल 18 विभाग थे, और इन 18 विभाग का जो ग्रुप था उसको तीर्थ कहते थे। ठीक है, 18 विभाग, और उसके तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था उसे हम महामात्र कहते थे। अब तीर्थ के अंदर महत्वपूर्ण तीर्थ कौन को 4 महत्वपूर्ण थे, मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ये क्या थे, महत्वपूर्ण तीर्थों के अंदर आते थे। अब केंद्र प्रशासन में एक नया अधिकार था, समाहर्ता। समाहर्ता क्या करता था, राजस्व इकट्ठा करता था, आय व्यय का ब्यौरा रखता था और वार्षिक बजट तैयार करता था। उसके बाद में सन्निधता जो हैं उसके क्या कार्य थे, तो सन्निधता के कार्य जो थे वो ये थे कि ये कोषाध्यक्ष होता था, इसका मतलब इसका कोषगृह बनाना और अनाग्रह बनाना इसका मेन कार्य था। इसके अलावा और भी कई अध्यक्ष होते थे, जैसे सीताध्यक्ष खेती का कार्य करते थे, देखते थे, पाण्याध्यक्ष व्यापार संबंधी कार्य देखते थे, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का कार्य देखते थे, लूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का कार्य देखते थे, विनीताध्यक्ष चारागाह का, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करने का कार्य करते, इत्यादि ऐसे मिलाकर टोटल 26 जो हैं वो अध्यक्ष थे। उसके बाद में अपने जो है नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत जो है 5 प्रकार के प्रांत थे। प्रांत का जो शासन है वो कुमारी आर्यपुत्र संभालता था। 5 प्रकार प्रांत कौन कौन से थे, उत्तरापंथ जिसकी राज तक्षशिला, अवंती, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापर्थ और मध्य देश। ये 5 प्रकार के प्रांत थे। ठीक है, और इन 5 का कार्य जो है वो कुमार आर्यपुत्र देखते थे। प्रांत जो हैं वो विभक्त थे विषयों के अंदर। ठीक है, ये विषयों का जो शासन है वो विषयपति देखता था। ठीक है, इसके बाद में जिले का जो प्रशासन है वो जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो स्थानिक होता था, और जो समाहर्ता के अधीन, ठीक है ना, अधीन था, मतलब समाहर्ता के अंडर में काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का जो मुखिया था वो गोप था। प्रदेश भी समाहर्ता के अधीन होता था, जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की क्या करता था, ये जांच किया करता था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम नगर प्रशासन की। मौर्य समाज के जो नगर प्रशासन था उसकी, तो मैगस्थनीज के अनुसार नगर का जो का शासन है वो 30 सदस्यों के अंदर विभक्त था। अब इसके अंदर 30 सदस्यों का जो मंडल है वो 6 समितियों में विभक्त था। अब 6 समिति कौन कौन सी, प्रथम समिति थी उद्योग शिलालेखों का निरीक्षण, दूसरी समिति करती थी विदेशों का देख रेख, तीसरी समिति का जन्म मरण का लेखा करना, चौथी समिति का काम था व्यापार और वाणिज्य देखना, 5वीं समिति है कोई निर्मित जो वस्तु हो गई थी उसका विक्रय का निरीक्षण करना, और जो 6ठी समिति है वो क्या करती थी, बिक्री कर को इकट्ठा करने का कार्य करती थी। उसके बाद है न्याय व्यवस्था कैसी थी मौर्य समाज में, तो सम्राट जो है वो न्याय प्रशासन का सबसे अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे, और वहाँ पर न्याय का काम ग्रामीण और ग्रामवृद्ध करते थे। और उसके बाद में
ग्राम जो न्यायालय उसके ऊपर जो है संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपदीय न्यायालय होते थे। और इनसे भी सबसे ऊपर होता था केंद्रीय न्यायालय जो कि पाटलिपुत्र में था। ठीक है, ग्राम संघ और राजकीय जो न्यायालय के अतिरिक्त जितने भी न्यायालय थे उसके दो प्रकार थे। दो कौन कौन से? धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। धर्मस्थलीय जो होता था वो दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन जो है वो फौजदारी न्यायालय होता था। अब धर्मस्थलीय के बारे में देखते हैं तो निर्णय का कार्य जो है धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या 3 अमात्य करते थे। ठीक है, ये दीवानी न्यायालय थे। इसके अंदर चोरी, डकैती, लूट के मामले, कुवचन, मानहानि, मारपीट इत्यादि मामले धर्मस्थलीय देखता था। कंटक शोधन ये फौजदारी के मामले हैं। इसका न्याय कौन करता थे? या तो 3 प्रदेष्टि करते थे या फिर 3 अमात्य करते थे। ये राज्य और व्यक्ति के मध्य विवाद को निर्णय देते थे। ठीक है, नगर न्यायाधीश को व्यावहारिक महामात्र था। जनपद न्यायाधीश को रज्जुक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद में अगर मौर्य के समाज की बात करते हैं तो कौटिल्य ने वर्ण आश्रम को मेन बताया था, आधार बताया, लेकिन मैगस्थनीज ने 7 जातियों का उसको आधार माना। ठीक है, मौर्य काल में स्थिति, ठीक है ना, स्त्रियों की जो स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति भी मिली हुई थी। उसके बाद है समुद्रगुप्त का योगदान। अगर हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त का आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। ठीक है, वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिशेन था और ने उनकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में कर रखा है। इसने गंगा यमुना दोआब राज्य, पूर्वी हिमालय, पूर्वी विंध्य क्षेत्र, कांटविक राज्य, पूर्वी दक्कन, दक्षिण भारत के राज्य और शक व कुषाण राज्य पर अधिकार किया। वह कभी भी युद्ध नहीं हारा। इसके बाद शक्तिशाली नौसेनाएं भी थी। अश्वमेध यज्ञ भी इसने किया था। ये ललित कलाओं में भी निपुण था और इसे कविराज भी कहते थे। उसके बाद है गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया है। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को क्या किया था? प्रश्रय दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया। गुप्त साम्राज्य में अपराध बहुत कम हुए और कर भार भी बहुत कम था। राजकाज की भाषा में संस्कृत थी। गुप्त काल में कई नाटक और महाकाव्यों की रचना की गई। दशमलव का आविष्कार भी यहाँ पर उस समय हुआ। और गुप्त जो है वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला में भी क्या थे? निपुण थे। और गुप्त के अब समाज के बारे में बात करते हैं। ये 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मणों के स्थान सबसे ऊंचा, जो कि क्या करते थे? अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान करने का काम करते थे। उसके बाद क्षत्रिय, ये इसका राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य व्यापार संबंधी और शूद्र सेवा कार्य करते थे। वर्णों का आधार जन्म था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्री शिक्षा भी प्रचलन थी। पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, और 8 प्रकार के विवाहों का यहाँ इसमें प्रचलन था। उसके बाद में हर्षवर्धन का अगर हम योगदान देखें तो हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में जहाँ तो दक्षिण में वल्लभी तक स्थित था। ठीक है, और कन्नौज इसकी राजधानी थी। हर्ष ने महाराज की उपाधि धारण की थी। वह सूर्य व शिव की उपासना भी करता था और बाद में इसका झुकाव महायान के बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा है उसकी तरफ हो गया। और चीनी यात्री हेंसवांग इसके समय क्या आया था? हर्ष से हर्ष, ध्यान रखें, हर्ष से हर्षवर्धन, हर्ष से हेंसवांग। तो चीनी यात्री हेंसवांग इसके समय आया था। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा चोल कला। चोल ने क्या किया था? पल्लवों की जो स्थापत्य कला थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया था। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली महत्वपूर्ण थी। राजधिराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर द्रविड़ शैली का एकदम साधारण नमूना था। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। चोल युग की नटराज मूर्ति प्रसिद्ध है। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास भी इसी युग में हुआ है। ठीक है, तो ये हमने 10 क्वेश्चन जो हैं हमने आगे जो बता रखे थे उनको हमने यहाँ पर पूर्ण रूप से डिस्क्राइब्ड किया, कितना किस में आंसर लिखना है। और तो लगातार आप इस वीडियो को देखते रहें, इन्हीं 10 क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई समस्या हो फिर भी तो मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।